कड़कती धूप में दोपहर का वक्त था। शहर की गलियों में आवाजाही कम थी, लेकिन माहौल में बेचैनी थी। अचानक एक लड़की, करीब 19 साल की, सफेद सलवार कुर्ता में लिपटी हुई, उलझे बाल और डरी हुई आंखों के साथ सड़क के बीचों बीच लड़खड़ाते कदमों से चली आ रही थी। उसकी चाल में लाचारी थी और चेहरे पर अजीब सा दर्द। नाम था रायसा। रायसा का चेहरा गीला था, पसीने से नहीं बल्कि उन आंसुओं से जिन्हें वो बार बार पोंछ रही थी। पेट पर हाथ रखा हुआ था, जैसे अंदर कुछ बुरी तरह से टकरा रहा हो। लोग देखते तो जरूर, लेकिन कोई पास नहीं जाता। कुछ ने सोचा वो पागल है, कुछ ने नजर फेर ली, मगर किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले चंद मिनटों में इस शहर की सड़कों पर एक ऐसा मंजर होने वाला है जो सबको हिला देगा। अचानक रायसा लड़खड़ाकर सड़क पर गिर पड़ी। उसके मुंह से एक चीख निकली, दर्द से भरी, दिल को चीर देने वाली। वो सड़क के किनारे नहीं, बिल्कुल बीचों बीच गिरी थी, जहां गाड़ियां गुजर रही थीं। लोगों ने दूर से देखा, मगर कोई पास नहीं आया। किसी को समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन कुछ ही पल बाद रायसा के कपड़े खून से भीगने लगे, और तब पहली बार किसी ने चौंक कर कहा, अरे ये तो जन्म दे रही है। शहर के बीच भीड़ के सामने धूप के साए में रायसा दर्द से कराहती हुई एक बच्चे को जन्म देने जा रही थी। न डॉक्टर, न परिवार, न कोई सहारा, सिर्फ बदनसीबी की चादर और उसकी सांसों की लड़ाई। तभी एक बुजुर्ग महिला, हाजरा बी, जो पास के ठेले पर फल बेच रही थी, सब कुछ छोड़कर भागती हुई आई। उसने चप्पल उतार दी, अपनी चादर से रायसा को ढक दिया और खुद उसका सिर गोद में रख लिया। बेटी, खुद को मत छोड़, अल्लाह रहम करेगा, मैं हूं यहां। हाजरा बी की आवाज कांप रही थी। रायसा की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं, लेकिन एक नाम बार बार उसके होंठों पर आ रहा था, असलम। असलम। कौन था असलम? किसका बच्चा था जो अब जन्म लेने वाला था? क्यों रायसा को कोई अपनाने वाला नहीं था? और सबसे बड़ा सवाल, रायसा सड़क के बीचों बीच कैसे पहुंची? इस जन्म का सच क्या है? मोहब्बत, गुनाह या धोखा? लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, ऐसी वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़े। आइए देखते हैं ये वीडियो। रायसा की आंखें पल भर को खुलती हैं, उसकी सांसें तेज हैं, दर्द से कराहती हुई, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रही। फिर अचानक एक झटका सा आता है और एक नन्ही सी किलकारी सड़क पर गूंज उठती है। भीड़ अब हक्की बक्की खड़ी थी। कुछ मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, कुछ अब भी हिम्मत नहीं जुटा पाए थे पास आने की। मगर हाजरा बी ने अपनी गोदी में उस नन्हे जान को थाम लिया। बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित था, मगर मां की हालत नाजुक हो चुकी थी। रायसा की आंखें धुंधली हो चुकी थीं, मगर उसके होंठ अब भी धीमे स्वर में फुसफुसा रहे थे, खत, वो खत। हाजरा बी ने देखा, रायसा के दुपट्टे के कोने से एक मुड़ा तुड़ा कागज बाहर गिरा था। भीड़ में एक नौजवान लड़का, जो काफी देर से चुपचाप देख रहा था, फौरन आगे आया। उसने वो कागज उठाया और हाजरा बी की तरफ देखा। बीबी, शायद यही वो खत है, उसने कहा। हाजरा बी ने कांपते हाथों से खत खोला। लिखा था, अगर ये खत किसी रहमदिल इंसान के हाथ लगे तो जान लीजिए कि मैं रायसा, बीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट, इस बच्चे की मां हूं। इस बच्चे का बाप वही है जिसने मेरी मासूमियत का मजाक उड़ाया। मेरी कॉलेज का उर्दू टीचर असलम सिद्दीकी, उसने मुझसे निकाह का झूठा वादा किया, और जब मैं गर्भवती हो गई तो उसने मुझे गंदी औरत कहकर ठुकरा दिया। मैंने अपने घर में बताने की कोशिश की, मगर अब्बू ने मुझे मार डाला होता अगर मेरी मां ने मुझे रातों रात घर से भगा ना दिया होता। आज मैं अकेली हूं और ये बच्चा मेरी आखिरी पहचान है। अगर मैं न बच सकूं तो इस खत को सबूत बनाकर असलम को उसके की सजा दिलवाना। भीड़ में सन्नाटा छा गया। हाजरा बी की आंखें नम थीं और वो बच्चा अब भी उसकी गोद में बिलख रहा था। तभी पुलिस की गाड़ी आ गई। शायद किसी राहगीर ने कॉल कर दी थी। पुलिस इंस्पेक्टर ने आते ही सवाल किया, क्या हाल है लड़की का? हाजरा बी ने भर्राई आवाज में जवाब दिया, नाजुक है, मगर इससे भी नाजुक ये सच्चाई है जो इस कागज में बंद है। इंस्पेक्टर ने खत पढ़ा और चेहरे पर सख्ती उतर आई। असलम सिद्दीकी, अब तू बच नहीं पाएगा, उसने कहा। रायसा को तुरंत एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक वो बेहोश हो चुकी थी।
पुलिस की गाड़ी कॉलेज के गेट पर रुकी। इंस्पेक्टर आरिफ और 2 कांस्टेबल अंदर दाखिल हुए। सामने प्रिंसिपल साहब खड़े थे, जो पहले से ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और पोस्ट्स से हड़बड़ाए हुए थे। हमें असलम सिद्दीकी से मिलना है, इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज में कहा। प्रिंसिपल ने कांपते होंठों से जवाब दिया, वो आज कॉलेज आए ही नहीं, कल भी उन्होंने छुट्टी ली थी। इंस्पेक्टर ने मोबाइल निकालकर रायसा की बच्ची की तस्वीर और उस खत की स्कैन कॉपी प्रिंसिपल को दिखाई। प्रिंसिपल का चेहरा पीला पड़ गया। हमें उनकी फाइल्स, घर का पता और सारे रिकॉर्ड्स चाहिए। यह मामला अब गंभीर हो चुका है, इंस्पेक्टर ने कहा। असलम सिद्दीकी अब फरार था। इधर अस्पताल में रायसा अब भी होश में नहीं आई थी। डॉक्टरों ने बताया कि उसके शरीर ने काफी खून खो दिया है और मानसिक आघात भी गहरा है। उसे आईसीयू में रखा गया। हाजरा भी बाहर बैठी थी, उस नन्हे बच्चे को गोद में लिए हुए। वो बच्चा अब भी अपनी मां की गंध में सुकून ढूंढ रहा था, मगर मां तो कहीं और लड़ाई लड़ रही थी, जिंदगी और मौत के बीच। एक नर्स बाहर आई और बोली, बच्चे का नाम डालना होगा फॉर्म में। हाजरा बी ने सोचा, फिर कांपते होंठों से कहा, इसका नाम रखो शाहिद, क्योंकि ये अब सच्चाई का गवाह बनेगा। उसी शाम इंस्पेक्टर आरिफ असलम के घर पहुंचे। दरवाजा टूटा हुआ था, घर खाली था, अलमारी के दरवाजे खुले थे और कुछ दस्तावेज जले हुए पड़े थे। अलमारी की दराज में एक डायरी पड़ी थी। इंस्पेक्टर ने उसे उठाया। पहला ही पन्ना चौंका देने वाला था। अगर कोई इसे पढ़ रहा है तो जान लो, मैं असलम सिद्दीकी एक गुनहगार हूं, मगर मेरी कहानी सिर्फ काली नहीं है। मैंने जो किया वो सजा योग्य है, मगर मैं अकेला गुनहगार नहीं हूं। इंस्पेक्टर आरिफ ने असलम की डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए। हर पन्ने पर एक स्याह सच्चाई की बूंदें टपक रही थीं और फिर एक नाम सामने आया, शहनाज फातिमा। दिनांक था 14 जुलाई पिछले वर्ष। शहनाज को मैंने समझाया था कि दुनिया नहीं समझेगी हमें। उसने कहा था वो सब छोड़ सकती है। मैं डर गया। उसने कहा वो प्रेग्नेंट है। मैं जानता था अगर उसने मुंह खोला तो सब खत्म हो जाएगा। उस दिन के बाद वो कॉलेज नहीं आई और फिर कभी नहीं मिली। इंस्पेक्टर के हाथ ठिठक गए। एक नहीं, ये दरिंदा पहले भी किसी मासूम को शिकार बना चुका है, उन्होंने फाइल बंद करते हुए कहा। दूसरी तरफ अस्पताल में रायसा की आंखें हल्की सी खुली। हाजरा भी पास बैठी थी, हाथों में तस्बीह लिए दुआ कर रही थी। बेटी, तुम जिंदा हो, अल्हम्दुलिल्लाह, हाजरा ने आहिस्ता से कहा। रायसा की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वो एक भी शब्द नहीं बोल सकी। उसकी आवाज जैसे डर के बोझ में दब चुकी थी। हाजरा बी ने उसका हाथ थामा। तुम्हें अब चुप नहीं रहना है बेटी। एक नहीं, शायद कई बेटियां तेरे जैसी चोट खा चुकी हैं। रायसा ने कांपते होंठों से सिर हिलाया। उसकी आंखों में अब डर नहीं, आग थी। इंस्पेक्टर आरिफ ने उस रात रायसा की मां से संपर्क किया। जब मां ने फोन उठाया और बेटी के जिंदा होने की खबर सुनी, फोन के उस पार सिर्फ रोना सुनाई दिया। मैंने बचाया था उसे, लेकिन क्या मालूम था मेरी बेटी का नसीब इतना बेरहम होगा। इंस्पेक्टर ने पूछा, क्या आप शहनाज फातिमा को जानती हैं? मां कुछ पल चुप रही, फिर बोली, वो भी रायसा की दोस्त थी। एक दिन अचानक गायब हो गई थी। किसी ने कहा था कि वो किसी मर्द के साथ भाग गई, लेकिन रायसा कई दिनों तक खामोश रही थी। शायद उसे कुछ पता था। अब मामला सिर्फ रायसा का नहीं था, असलम का जुर्म एक सिलसिला था और अब उसके गुनाहों की परतें खुलने लगी थीं। इंस्पेक्टर आरिफ अगली सुबह पुलिस मुख्यालय पहुंचे और पुरानी गुमशुदगी की फाइलों में शहनाज फातिमा का नाम ढूंढना शुरू किया। कुछ ही मिनटों में एक पतले पीले फोल्डर पर उंगलियां रुक गईं। केस नंबर 3717, मिसिंग शहनाज फातिमा। फाइल धूल से सनी थी और शायद महीनों से किसी ने उसे हाथ तक नहीं लगाया था। जैसे जैसे पन्ने पलटे गए, हकीकत खुलती गई। शहनाज की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसकी मां नसीम बी ने दर्ज कराई थी। आखिरी बार वो कॉलेज जाते समय देखी गई थी। कॉल रिकॉर्ड में आखिरी नंबर असलम सिद्दीकी का था, लेकिन कॉलेज की तरफ से बयान मिला था कि शहनाज खुद अपनी मर्जी से गायब हुई, कोई सबूत नहीं है जबरदस्ती का। फिर अचानक फाइल में एक फोटो क्लिप मिला, कॉलेज फेयर के दौरान की तस्वीर, जिसमें शहनाज और रायसा एक साथ खड़ी थी और पीछे एक कोना था जहां असलम सिद्दीकी हल्के मुस्कान के साथ उन्हें देख रहा था। इंस्पेक्टर आरिफ ने फाइल बंद की और बुदबुदाया, अब मामला साफ होता जा रहा है। यह सिर्फ गुनाह नहीं,
शिकार की आदत है। दूसरी ओर अस्पताल में रायसा अब धीरे धीरे शब्दों में लौट रही थी। हाजरा बी ने उसे शहनाज का नाम लिया और एक अजीब सन्नाटा छा गया। रायसा की आवाज कांप उठी। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। एक दिन रोते हुए मेरे पास आई थी, कहती थी असलम ने उसे। वो रुक गई। गला सूख गया था, मगर आंखों में दहकता हुआ सच था। अगले दिन से वो कभी नहीं दिखी और मैं डर गई थी कि अगर मैंने मुंह खोला तो मेरे साथ भी वही होगा। और हुआ। पुलिस ने अब शहनाज के पुराने कॉल रिकॉर्ड्स, कॉलेज सीसीटीवी और असलम के बैंक ट्रांजैक्शन की दोबारा जांच शुरू की। एक बड़ा सुराग मिला। गायब होने से एक दिन पहले असलम ने एक होटल में ऑनलाइन पेमेंट किया था, जहां सीसीटीवी अब डिलीट हो चुका था, लेकिन रजिस्टर में शहनाज का फर्जी नाम से एंट्री थी। अब असलम पर सिर्फ बलात्कार नहीं, लापता लड़की के मामले में शक और फर्जी पहचान का केस भी बन चुका था। अब पुलिस के पास पूरा ठोस आधार था। पुलिस स्टेशन, शाम 5:40। इंस्पेक्टर आरिफ टेबल पर असलम की लोकेशन रिपोर्ट्स देख रहे थे। तभी अचानक दरवाजा तेजी से खुला। अंदर आई एक बेतहाशा और थकी हुई औरत, नसीम बी, शहनाज की मां। उसके चेहरे पर डर, थकावट और दर्द एक साथ चिपके हुए थे। साहब, मेरी शहनाज लौट आई है, वो रोते हुए बोली। पूरा कमरा ठहर गया। कहां है वो? इंस्पेक्टर ने चौंकते हुए पूछा। घर आई है, लेकिन बोलती नहीं है, पहचानती भी नहीं है किसी को। बाल बिखरे हैं, चेहरा सूझा हुआ, जैसे कोई उसे कब्र से निकाल लाया हो। इंस्पेक्टर तुरंत टीम लेकर नसीम बी के घर पहुंचा। वहां एक छोटे से अंधेरे कमरे में पलंग पर बैठी एक लड़की दीवार को खाली आंखों से घूर रही थी। वो शहनाज थी, मगर उसकी आंखें अब वही नहीं थी। कभी मुस्कुराने वाली, चहकती शहनाज अब एक छाया बन चुकी थी। उसने इंस्पेक्टर को देखा, फिर धीरे से सिर झुका लिया। उसके हाथों पर जले हुए निशान थे, होंठ सूखे और कांपते हुए। शहनाज बेटा, इंस्पेक्टर ने नरमी से पुकारा, क्या तुम हमें बता सकती हो यह सब कैसे हुआ? कुछ देर खामोशी रही, फिर धीरे धीरे शहनाज की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते होंठों से सिर्फ 3 शब्द कहे, वो नर्क था। शहनाज की मां रो रही थी। साहब, वो 3 दिन से लौटी है, बस बैठी रहती है, हर रात चिल्ला उठती है, खाने से डरती है, हर आवाज पर कांपती है। इंस्पेक्टर ने डॉक्टरों और साइकोलॉजिस्ट्स की मदद से तुरंत मेडिकल और मानसिक जांच का आदेश दिया। उसी रात अस्पताल में रायसा को जब यह खबर मिली कि शहनाज जिंदा है, वो फूट फूट कर रो पड़ी। हाजरा बी ने उसे थामा, मगर रायसा अब तक टूट चुकी आत्मा के साथ कह रही थी, जिस आग में मैं एक बार गिरी थी, वो उसमें सालों से जल रही थी। अब पुलिस के पास सबूत भी थे, गवाह भी, और अब एक जिंदा कहानी भी। असलम अब नहीं बच सकता था। शहनाज साइकोलॉजिस्ट की देखरेख में धीरे धीरे टूटे हुए शब्दों में अपनी कहानी सुनाने लगी। वो मुझे एक फार्म हाउस ले गया था, शहर से बहुत दूर, जंगलों के बीच एक वीरान जगह थी। उसकी आंखें कांप रही थीं, गला सूखता जा रहा था, लेकिन फिर उसने साहस जुटाकर कहा, वहां सिर्फ मैं नहीं थी, और भी लड़कियां थीं। कुछ बहुत छोटी थीं, कुछ रोती रहती थीं, और कुछ तो अब बोल भी नहीं सकती। हमें एक तहखाने में बंद रखा जाता था। लोहे की सलाखें थीं, कोई खिड़की नहीं, रोशनी नहीं, सिर्फ दर्द था। इंस्पेक्टर आरिफ सन्न रह गए। यह मामला अब रेप, गुमशुदगी या प्रताड़ना भर नहीं था। यह एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट था, जिसका मास्टरमाइंड एक शरीफ दिखने वाला कॉलेज प्रोफेसर था। इंस्पेक्टर ने तुरंत शहनाज से फार्म हाउस का विवरण मांगा। दरवाजे पर एक बड़ा नीला दरवाजा था, बाहर एक पुराना ट्रैक्टर खड़ा था, और एक दीवार पर लिखा था, खुशबू ए जमीन। यही नाम था उस फार्म हाउस का। आरिफ ने यह विवरण अपने जीपीएस टीम को भेजा और जल्द ही लोकेशन ट्रेस हो गई। शहर से 48 किलोमीटर दूर मेवात रोड पर एक परित्यक्त फार्म हाउस। अगले ही दिन तड़के पुलिस का छापा पड़ा। बंद दरवाजे तोड़े गए, सीढ़ियां उतरी गईं, तहखानों की तलाशी ली गई, और फिर इंस्पेक्टर के पैरों तले जमीन खिसक गई। 4 लड़कियां उस अंधेरे तहखाने में बंद थीं, 2 अधमरी हालत में, और 2 तो महीनों से सूरज की रोशनी नहीं देख पाई थी। इन्हीं में से एक लड़की के हाथ में एक टूटा हुआ खिलौना था। उस पर नाम लिखा था, हिना। हिना कौन है?
इंस्पेक्टर ने पूछा। मेरी छोटी बहन, एक लड़की ने सुबकते हुए कहा। उसे असलम अपने साथ ले गया था। कह रहा था कि उसे खास बनाना है। अब असलम के खिलाफ पूरे गिरोह का पर्दाफाश होने वाला था। एक शरीफ नकाब के पीछे छिपा भेड़िया अब कानून के शिकंजे में आने ही वाला था। रायसा अस्पताल से धीरे धीरे ठीक हो रही थी। हाजरा भी उसकी देखभाल में लगी थी, लेकिन उसके दिल का दर्द अब और गहराता जा रहा था। इंस्पेक्टर आरिफ फार्म हाउस से मिली चीजों की तस्वीरें लेकर रायसा के पास आया। हमें कुछ सामान मिला है, शायद तुम पहचान सको। फोटो में एक टूटा हुआ रिबन था, गुलाबी रंग का, किनारे पर सुनहरे फूलों की खड़ाई। रायसा की सांसें थम गईं, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये मेरी छोटी बहन ह्यूमेरा का है। हाजरा भी ने चौंक कर उसे देखा। बेटी, तूने तो कभी नहीं बताया कि तेरा कोई भाई बहन है। रायसा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो 7 साल की थी। अब्बू के इंतकाल के बाद मां ने उसे किसी रिश्तेदार के यहां भेजा था। फिर एक दिन कहा गया कि ह्यूमेरा गायब हो गई, किसी ने किडनैप कर लिया, और उसके बाद कोई सुराग नहीं मिला। मैंने मान लिया कि वो मर गई, मगर अब अगर वो रिबन वहां था तो इसका मतलब वो जिंदा थी, और शायद अब भी। इंस्पेक्टर के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। अगर वो वहां थी तो असलम उसे क्यों ले गया होगा? क्या वो अब भी जिंदा है? अब केस सिर्फ इंसानियत का नहीं, खुद रायसा की आत्मा का भी बन चुका था। दूसरी ओर पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने तहखाने में मिले एक पुराने लैपटॉप का डाटा रिकवर किया। उसमें एक वीडियो फोल्डर था, एंगल्स नाम से। हर फोल्डर में एक लड़की का नाम और तारीख। एक फोल्डर का नाम था Humera_709। इंस्पेक्टर ने उस वीडियो को खोलने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने तुरंत साइबर क्राइम सेल को सौंप दिया। रायसा अब टूट चुकी थी, लेकिन डर नहीं रहा था। मैं चुप रही जब शहनाज गायब हुई थी। मैं चुप रही जब मेरे साथ हुआ, लेकिन अब नहीं। अगर मेरी बहन इस नर्क में थी तो अब मैं उसकी आवाज बनूंगी। अब पुलिस और रायसा दोनों को एक ही रास्ता दिख रहा था, असलम को हर हालत में जिंदा पकड़ना। अस्पताल की अंधेरी रात रायसा ने फैसला किया, अब चुप नहीं रहना। मुझे उसे वापस बुलाना होगा, उसी की भाषा में, उसी के खेल में। रायसा ने इंस्पेक्टर आरिफ से कहा, अगर मैं एक बार फिर उसे मिलूं तो शायद वो बाहर निकले और आप उसे पकड़ सको। इंस्पेक्टर ने विरोध किया, नहीं रायसा, तुम बहुत कुछ सह चुकी हो, हम उसे खोज लेंगे। लेकिन रायसा का चेहरा अब लोहे जैसा सख्त हो चुका था। उसने मेरी बहन को छीना, मेरी जिंदगी बर्बाद की, अब उसे मेरी नजर से देखना होगा। एक प्लान तैयार हुआ। पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक नकली अकाउंट बनाया। नाम था रूही खानम, BA फाइनल ईयर, उर्दू लिटरेचर, अलीगढ़। इसी नाम से रायसा ने एक नई तस्वीर डाली। वही आंखें, वही मासूम मुस्कान, लेकिन अब पीड़ा के साथ। पहला मैसेज असलम को भेजा गया, Sir, I was inspired by your last lecture on morality and psychology. Would love to connect privately. कुछ ही मिनटों में सीन हुआ, फिर जवाब आया, Good to know बेटा, you can message me anytime. अगले दिन असलम ने खुद इनबॉक्स किया, You seem familiar? Have we met? रायसा ने उत्तर दिया, You remind me of someone I once admired, maybe in college. I wish I could meet you again, sir. कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर जवाब आया, Tomorrow, 6 PM, same place where we had coffee last time. बस तुम अकेली आना। इंस्पेक्टर आरिफ तुरंत तैयार हो गए। पूरी टीम को उस पुराने कैफे के आसपास तैनात किया गया, जो अब बंद हो चुका था, लेकिन पीछे का अहाता अब भी खुला रहता था। रायसा वहां पहुंची, काले कपड़े, चेहरे पर हल्का सा मेकअप और अंदर खौलता गुस्सा। छाया टीम ने माइक और कैमरा उसके दुपट्टे में फिट कर दिया। 6:15 शाम असलम आया। धीमी चाल, मुस्कुराता चेहरा, हाथ में किताब और मोबाइल। रूही, तुम तो रायसा हो, उसने ठाका लगाया। तुम समझती हो कि मैं बेवकूफ हूं? तुम मुझे जाल में फंसाओगी? रायसा ने कांपती आवाज में कहा, मैं कुछ जानना चाहती हूं, मेरी बहन हुमैरा कहां है? असलम ठिठका, फिर धीमे से बोला, बहुत प्यार करती थी वो मुझसे, लेकिन अब नहीं रही। इंस्पेक्टर आरिफ सुन चुके थे। यही था इकबाल जुर्म। पकड़ो उसे, वॉकी टॉकी में आदेश गूंजा। पुलिस चारों ओर से कूद पड़ी। असलम भागने की कोशिश करता है, लेकिन रायसा खुद उसकी टांगों पर झपटती है। अब तू भाग नहीं सकता,
तेरी हर लड़की की चीखें अब तुझे घसीटेंगी। असलम गिरफ्तार हो गया। चेहरे पर अब मासूमियत नहीं, एक हैवान का सच्चा रंग था। 6 महीने बाद जिला सत्र न्यायालय बरेली, मुकदमा राज्य बनाम प्रोफेसर असलम शेख। धारा 370 मानव तस्करी, 376 बलात्कार, 344 गैरकानूनी बंधक बनाना, POCSO और संगठित अपराध। कोर्ट रूम खचाखच भरा था। पत्रकार, वकील, आम जनता, सबकी निगाहें अदालत के दरवाजे की तरफ। दरवाजा खुला। रायसा अंदर दाखिल हुई। चेहरे पर नकाब मगर आंखों में हिम्मत थी। पीछे से शहनाज आई, अब भी डरी हुई, लेकिन रायसा का हाथ थामकर। जज ने सिर उठाया और कहा, गवाह को बुलाया जाए। पहली गवाही रायसा। मेरा नाम रायसा नसीम है। मैंने असलम को एक शिक्षक समझा, पर वो एक दरिंदा था। उसने मुझे धोखा दिया, मेरा शोषण किया और मेरी बहन को भी निगल गया। पूरे कोर्ट में सन्नाटा। मैंने अपनी आंखों से फार्म हाउस की तस्वीरें देखी, अपने रिबन को पहचाना। मैंने वही दर्द सहा जो शहनाज ने सहा। मैं नहीं चाहती कि कोई और लड़की उसकी शिकार बने। दूसरी गवाही शहनाज। शहनाज कांप रही थी। वकील ने पूछा, क्या आप कोर्ट को बता सकती हैं कि आरोपी ने आपके साथ क्या किया? कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद शहनाज बोली, उसने मुझे इंसान नहीं समझा। मैंने अपने मासूम सपनों की मौत देखी है उस तहखाने में, जहां दिन रात सिर्फ एक आवाज गूंजती थी, दरवाजा बंद होने की। असलम कटघरे में बैठा था। अब उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसने कुछ कहने की कोशिश की। मुझे फंसाया जा रहा है, ये औरतें झूठ बोल रही हैं। मगर जज ने डांट कर कहा, आपका वक्त आएगा, अब गवाह बोलेंगे। मीडिया की हेडलाइंस बनी, प्रोफेसर या दरिंदा, लड़कियों की आप बीती सुन कांप उठी अदालत। फार्म हाउस बना नर्क का घर, पीड़िताओं ने सुनाई खौफनाक दास्तान। अगली सुनवाई की तारीख दी गई, लेकिन बाहर निकलते हुए रायसा को अचानक एक औरत ने चुपके से एक चिट्ठी थमाई और कहा, तुम्हारी बहन हुमैरा अब भी जिंदा है, मगर बहुत दूर। रायसा पलटी, मगर वो औरत गायब हो चुकी थी। अदालत से निकलते ही रायसा ने वो चिट्ठी खोली। कांपते हाथ, धड़कता दिल और अल्फाज जो उसकी आत्मा को झकझोर गए। अगर तू सच में हुमैरा की बहन है तो तेरी बहन जिंदा है। उसे एक पुरानी ईंट भट्ठी के तहखाने में रखा गया है। गांव चिल्लाखेड़ा, बरेली से 80 किलोमीटर दूर। लेकिन जल्दी कर, क्योंकि उन्हें भनक लग चुकी है कि कोई उसे ढूंढ रहा है। एक और शिकार। रायसा ने बिना देर किए इंस्पेक्टर आरिफ को बताया, अगर ये जाल सच है तो वहां अभी भी और भी लड़कियां हो सकती हैं, और मेरी बहन, मेरी ह्यूमैरा। इंस्पेक्टर ने तुरंत रैपिड एक्शन फोर्स को अलर्ट किया। एक रात पहले की तरह सन्नाटा, हथियार, दस्तकें और एक गुप्त बचाव अभियान। चिल्लाखेड़ा की ईंट भट्ठी, टूटे हुए चिमनियों के नीचे एक गुप्त रास्ता मिला। लोहे का जंग लगा दरवाजा। दरवाजा तोड़ो, आरिफ ने चीख कर कहा। जैसे ही दरवाजा खुला, एक तेज दुर्गंध और अंधेरे ने सबको जकड़ लिया। टॉर्च की रोशनी में इंसानों की परछाइयां हिलती दिखी। 6 लड़कियां जंजीरों में बंधी मिली, और एक कोने में 7 साल की एक लड़की, जो अब 13 की हो चुकी थी, उसकी आंखें पहचान रही थीं, लेकिन जुबान डर से जमी थी। रायसा भागी, उसे बाहों में लिया। ह्यूमैरा, मेरी जान, मैं आ गई, अब कोई तुझे छू भी नहीं सकेगा। हुमैरा फूट फूट कर रोने लगी। उसके चेहरे पर वही गुलाबी रिबन बंधा था, अब मैला और फटा हुआ। 3 हफ्ते बाद कोर्ट। असलम को तमाम सबूतों, गवाहों और बचाई गई लड़कियों की मौजूदगी में आजन्म कारावास की सजा सुनाई गई। जज के शब्द थे, तुमने इंसानियत की रूह को कुचला है, अब तुम्हारे लिए जिंदगी भी एक सलाखन होगी। असलम के चेहरे पर शिकन नहीं थी, मगर उसकी आंखें अब जिंदा नहीं थीं। और फिर रायसा ने एक ट्रस्ट शुरू किया, ह्यूमैरा वेलफेयर फाउंडेशन। उन सभी लड़कियों के लिए जो अंधेरे से लौटी थीं, जिनका दर्द कोई न समझ सका था। हाजरा बी ने उस ट्रस्ट की पहली दीवार पर एक तख्ती लगवाई, जिसने सड़कों पर बच्चे को जन्म दिया, उसने दुनिया